नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट आज का यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है रिगार्डिंग एन एग्रीमेंट जिसका 30 साल होने वाला है, और ये एग्रीमेंट इज़ इंडिया चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। तो इसके 30 साल के डेवलपमेंट के रिलेटेड ही लिखा हुआ है दैट ये 330th एनिवर्सरी इसका सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है दैट ये जो एग्रीमेंट था, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसका मेन मकसद क्या था? टू मेंटेन पीस अलोंग द बॉर्डर। बट रियलिटी में क्या ये पीस एक्चुअली में मेंटेन्ड है? तो हम लोग देखेंगे दैट इंडिया चाइना का अगर जोग्राफिकल बाउंड्री देख लीजिएगा, यस, 3 सेक्टर्स में ये डिवाइड किए गए हैं। पहला है इस ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा इज मिडिल सेक्टर एंड द वेस्टर्न सेक्टर, राइट। सो ये है ईस्टर्न सेक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट सिक्किम वाला रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, right. Middle sector is constituting Himachal Pradesh and Uttarakhand वाला region, and Jammu Kashmir and Ladakh वाला region will be constituted by this very region that is called हमारा western sector, ठीक है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है लद्दाख, राइट। नाउ इंडिया चाइना बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है क्या? देखो, ये एग्रीमेंट है जिसका मेन मकसद है दैट कैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो क्या इंडिया और चाइना के बीच में है उसमें मेंटेन किया जा सके पीस। और जी हाँ, इसको साइन भी किया गया था 1993 को, जिसमें दोनों साइड्स, इंडिया एज वेल एज चाइनीज साइड, दोनों ने कमिटमेंट दिया था दैट दोनों देशों के जो बॉर्डर के जो स्टेटस को है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और कोई भी अनप्लान कन्फ्रंट्रेशन से वो लोग बचने की कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करेंगे मिलिट्री फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नाउ डिफरेंट अदर एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए इस सेक्टर में, जैसे एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन मिलिट्री फील्ड अलोंग LAC, जिसको साइन किया गया था 1996 में, और इसमें भी प्लेज लिया गया था ऑन नॉन एग्रेशंस, प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ लार्जर ट्रूप मूवमेंट या फिर एक्सचेंज ऑफ मैप, जिससे रिजॉल्व किया जा सके डिसएग्रीमेंट ओवर द LAC। और साथ ही साथ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2013 को, है ना, जब देप्सांग वैली में कुछ एक इंसिडेंट हो गया था, तो उसके बाद भी ये साइन किया गया था। बट ये जितने भी सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं, कहा जा रहा है दैट वो ब्रेक डाउन हो जा रहे थे। तो सवाल होता है दैट इतने सारे जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं और उनका ब्रेक डाउन होने का रीज़न क्या क्या है? और ध्यान से देखिएगा, ये रीजंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर देख लीजिएगा पर्सपेक्टिव में, यस, इंडिया चाइना रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, क्या क्या रीजंस है जिसके कारण हम इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है? सबसे पहला, लैक ऑफ क्लियर डिमार्केशन। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना, उसमें प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इंडिया जो है, इंडिया बोलती है जॉनसन्स लाइन को अपना मेन लाइन, वो लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन को अपना मेन लाइन, राइट। तो इससे क्या हो रहा है दैट डिमार्केशन जो है बॉर्डर का वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमें अभी के सालों में देखने को मिला गया दैट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो गलवान वैली वाला इंसिडेंट ले लीजिए, तवांग रीजन में ले लीजिए, या फिर 2013 से ही जो भी मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशंस हो रहे हैं उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। थर्ड, 3 सेक्टर डिवीजन। यस, इंडिया चाइना बॉर्डर को डिवाइड किया गया है वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर में, और अपने अपने सेक्टर्स के अपने खुद के अपने चैलेंजेस है, राइट। ऑल द चैलेंजेस आर नॉट सेम, राइट, चैलेंजेस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, तो द वे टू टैकल द सिचुएशंस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। समझ रहे बात? नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पार्टनरशिप। दोनों जो नेशन है इंडिया चाइना, है ना, द पार्टनरशिप विद ईच अदर्स मेन एनिमीज। अब देखो, जैसे चाइना, राइट, हमारे मेन एनिमी क्या है? पाकिस्तान के साथ चाइना का पार्टनरशिप हो गया। चाइना का मेन एनिमी कौन है? आपका जाके जापान के साथ हमारा पार्टनरशिप है, राइट। तो ये चीज़ देखा रहा है दैट हिस्टोरिकली जो है ना, दैट दोनों देश इंडिया और चाइना अपने बीच में स्ट्रैटेजिक कॉपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिमिट लगाया गया है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो हम लोग कर रहे हैं तो एक दूसरे के एनिमी के साथ कर रहे हैं, जिससे क्या हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हिंड्रेंस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, इंटेंसिफाइड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
जो क्या पर्टिकुलरली तिब्बत रीजन में जो हमें देखने को मिला है। इसके कारण कहीं ना कहीं चाइना को डर है दैट यस इंडिया कहीं ना कहीं इसके लिए सिक्योरिटी डायलेमा ना बन जाए, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग देख रहे थे कन्फ्रंट्रेशन दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स बॉर्डर एग्रीमेंट्स जो बने हुए थे जिसके तहत हम लोगों ने बोला था हम लोग एक दूसरे के स्टेटस को रिस्पेक्ट करेंगे, वो रिस्पेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। इंडिया अपने आप में क्या ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे इन कन्फ्रंट्रेशंस को रिड्यूस किया जा सके। सबसे पहला तो है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। जी हाँ, हमें कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो बिल्कुल खोल देने आएंगे, जिससे कोई भी अगर फ्यूचर में टेंशंस क्यों ना आए वो सारे टेंशंस जिससे डी एस्केलेट हो सके। राइट, नेक्स्ट रीअसेस डिफेंस प्लान्स। जी हाँ, हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देखकर हमें डिफेंस प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे बोलता है ना दैट डिफेंस सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों से डिफेंस एक्विजिशन करते हैं, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट इन जो प्लान्स है ये ऐसे प्लान होने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो सके। राइट, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या होता है ना दैट मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को हमें इन्हांस करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी के कैपेसिटीज़ को हमको इन्हांस यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या फ्यूचर में बाई चांस अगर कल को चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया, राइट, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को अच्छे से मुंह तोड़ जवाब मिल सके। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट फंड। कहा तो ये जा रहा है दैट जीडीपी का 3% हमें डिफेंस में लगाना चाहिए, राइट। और ये कहने के रिकमेंडेशंस किए गए हैं बाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। अब देखो इसका ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन वो देखने की बात है। नेक्स्ट इज एम्फसाइजिंग निगोशिएशंस। जी हाँ, हमें निगोशिएशन स्ट्रैटेजीज अपनाना पड़ेगा जो कि हाईलाइट करेगा इंडिया का स्ट्रेंथ और रेडीनेस टू डिफेंस इट्स इंटरेस्ट। और साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है पहले क्या था, पहले ना बॉर्डर के अलॉन्ग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बने नहीं हुए थे। अगर जब रोड्स नहीं बना हुआ रहेगा तो आप अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कैसे करोगे जब वॉर के समय, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स ले लो, ब्रिजेस ले लो, ये सबको हमको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे बॉर्डर रीजन्स पे एक्सेसिबिलिटी तो हो ही सके बट साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हद तक रिड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक जीआई टैग जो कि रिसेंटली दिया गया लद्दाख सी बकथॉर्न को। लद्दाख ने 4th जोग्राफिकल इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लद्दाख सी बकथॉर्न ये गया। ये दिस इज द लद्दाख सी बकथॉर्न। ये एक शब है जो कि एक ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी को प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, ये बेरीज को प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इंडिया में जो है ना लद्दाख सी बकथॉर्न ये हिमालयन रीजन में ही मिलता है, जनरली ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में जैसे कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड स्पीति वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। और इसको इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग क्यों दिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्यों दिया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर जोग्राफी में वो प्रोड्यूस होता होगा, उसकी शायद कुछ क्वालिटीज़ होती होगी। तो जी हाँ, ये भी जो लद्दाख सी बकथॉर्न है वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ इसके मेडिसिनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई दिस जीआई टैग हैज़ बीन गिवन टू लद्दाख सी बकथॉर्न। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देख लीजिएगा अपने जीएस सिलेबस में वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में क्लियरली लिखा हुआ है ऐसे कोई भी इंटरनेशनल एक्शंस जो क्या इंडिया के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करे। तो जी हाँ, ये भी जो ट्रीटी अभी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। ये ट्रीटी भी इंडिया के इंटरेस्ट को थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रीटी से रिसेंटली रशिया ने विड्रॉ कर दिया है और रशिया इसका ब्लेम दे रही है यूएसए के ऊपर। क्योंकि रशिया, देखो ये ट्रीटी बनाया किस लिए गया था पता है, ये ट्रीटी बनाया इसलिए गया था जिससे कोई भी यूरोप में आर्म्ड अटैक या फिर कोई भी सरप्राइज आर्म्ड अटैक को रिड्यूस करने की जिससे पॉसिबिलिटी हो, जिससे कि यूरोप में कोई अटैक जिससे ना हो जाए, उसीलिए ट्रीटी बनाया गया था, राइट। अब रशिया क्या बोल रही है, देखो भाई हम लोगों ने तो ये ट्रीटी इसलिए साइन किया था क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर जिससे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट कोई हमारे इंटरेस्ट में कुछ खतरा ना हो, बट पोस्ट कोल्ड वॉर अगर देख लीजिएगा नाटो अलायंस और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई है, तो इसलिए हम लोग इस ट्रीटी से और रह नहीं सकते। इसीलिए बोला जा रहा है दैट ये ट्रीटी जो है ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप, इसको साइन किया गया था पेरिस में और ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ कोल्ड वॉर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था दैट कोई भी यूरोप में जिससे फ्यूचर में सरप्राइज अटैक ना हो। इसीलिए ये ट्रीटी इस्टेब्लिश करती है लिमिट्स ऑन कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन यूरोप
फ्रॉम अटलांटिक टू यूरल्स एंड इट ऑल्सो मैंडेट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस वेपनरी, अगर कोई भी देश इसको कैरी करती है तो, राइट, विच इज़ नॉट देयर नाउ। नेक्स्ट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि उन्होंने केस रजिस्टर किया था अगेंस्ट लिस्टेड इंडिविजुअल टेररिस्ट ग्रुप, राइट। सो NIA ये फंक्शन करती है एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंडिया में, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। जी हाँ, इसको एस्टेब्लिश किया गया था भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। एंड कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है कोई भी ऑफेंसेस को, और वैसे ऑफेंस जो कि हमारे देश के सोवरेनिटी को, देश के सिक्योरिटी को या फिर इंटीग्रिटी को हार्म करे, या फिर अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जिससे हमारा जो फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है वो भी अगर खतरे में पड़ जाए, तो उस टाइप के चीज़ों में भी एक्शंस लेने का काम होता है हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। यही नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोसिक्यूट करती है कोई भी अगर ऑफेंस किया गया होगा अगेंस्ट एनी एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, या फिर स्मगल किया जा रहा है अगर इंडियन करेंसी, काउंटरफिट करेंसी, तो यस, तब समय में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही हमारे एक्शंस लेगी, राइट। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये इम्प्लीमेंट करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस एंड रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और साथ ही साथ इसके एजेंसीज एंड डिफरेंट अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी। और फंक्शंस अगर देख लीजिएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, तो वो क्या है? इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। मतलब कोई भी अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दारोमदार दिया गया, फॉर एग्जाम्पल काउंटरफिट करेंसी के बारे में ही अगर कुछ चीज़, तो ऑफकोर्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होगा, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके होगा, जिससे क्या जल्दी से जल्दी हो सके, तो यस ऑफ कोर्स स्पीडी हो सकेगा, तो ट्रायल्स भी स्पीडी होंगे और ये ट्रायल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने सारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही करता है, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। डेवलपिंग अ प्रोफेशनल वर्कफोर्स थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। जी हाँ, एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स को बनाया जा सके जो कि एक ट्रेनिंग के थ्रू और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सपोजर उसको मिल सके। साथ ही साथ मेंटेनिंग प्रोफेशनल एंड कोऑर्डिनेट रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजंस ऑफ NIA एक्ट। मतलब एक प्रोफेशनल कोऑर्डिनेट रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड मतलब ये करती है NIA, यस, रिलेशंस जो है कोई भी स्टेट्स, कोई भी यूनियन टेरिटरीज या फिर डिफरेंट अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जिससे कल को अगर कुछ भी हो जाए तो उसमें जल्दी से जल्दी स्पीडी ये चीज़ रिकवर हो सके। साथ ही साथ ये असिस्ट करती है हर एक स्टेट को और डिफरेंट अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन टेररिस्ट केसेस। एक डेटाबेस इसमें बिल्ड किया हुआ रहता है जो क्या डिफरेंट टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास करती है, और ये शेयर करती है डेटाबेस जो कि अवेलेबल होती है विद द स्टेट्स एंड अदर एजेंसी, स्टडी और एनालाइज करती है लॉज को, वो लॉज जो क्या टेररिज्म या फिर इस टेररिज्म के रिलेटेड एस्पेक्ट से इंक्लूडेड हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। रिसेंटली 9th एडिशन जो हुआ था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में, राइट। तो वेरियस जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उसका मैं कंपाइलेशन आपको देना चाहूँगा जो कि वेरियस स्टेट्स के साथ इंडिया की मिलिट्री करती है। जैसे इंद्र किया जाता है इंडिया और रशिया के बीच में, वैसे युद्ध अभ्यास इंडिया USA के बीच में, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के बीच में, शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, सूर्य किरण इंडिया नेपाल। ध्यान दीजिएगा, ये या तो अपने नोट्स कॉपी में बना लो, लिख लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेशन में मैं ये PDF का लिंक लगा दूंगा, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी आप कर सकते हो। एयरफोर्स एक्सरसाइज जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करती है, जैसे इंद्रधनुष इंडिया UK के बीच में, गरुड़ इंडिया फ्रांस के बीच में, कोप इंडिया US के बीच में, सिंडेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ब्लू फ्लैग जो कि मल्टीनेशनल है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड होती है, रेड फ्लैग भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड होती है। वैसे ये नवल एक्सरसाइजेस जैसे मालाबार इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया, वरुण इंडिया फ्रांस, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, इब समर राइट दैट इज इंडिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका, और नसी मलबार इंडिया ओमान, और स्लीनेक्स इंडिया श्रीलंका, राइट। आशा करता हूँ दैट ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स कॉपी में लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हो तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नसी मलबार इंडिया की नवल एक्सरसाइज है, किस देश के साथ इंडिया करती है, राइट। सो यू शुड नो अबाउट दिस, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।